हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी घर पर कुशल मंगल होंगे। और आइए अब हमारे साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ये हमारा 7वां वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में, जिसमें हम किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल कराएंगे और इसके साथ साथ व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बेसिकली कह सकते हो कि जो किरचॉफ्स लॉ है, किरचॉफ्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, यूजिंग किरचॉफ्स रूल कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 8 ओम रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट। ठीक है, ये हमारा सर्किट गिवन है। इस गिवन सर्किट में हम देख रहे हैं कि एक ईएमएफ है, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 वोल्ट ईएमएफ है, दूसरा 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तीसरा 6 ओम, फिर 8 ओम, फिर 1 ओम, 4 ओम और यहाँ पर 6 वोल्ट का ईएमएफ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इस पूरे अरेंजमेंट में हमें फाइंड करना है कि इस 8 ओम रजिस्टर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। ठीक है, टोटल पोटेंशियल कितना होगा अक्रॉस द 8 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो टोटल पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं, इससे पहले मैं एक चीज़, कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे देखेंगे ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से करंट आ रहा है, मान लेते हैं कि ये I1 करंट आ रहा है। ठीक है, और ये 6 वोल्ट पोटेंशियल है यहाँ पे, या ईएमएफ कह सकते हो, सॉरी ईएमएफ है, तो यहाँ से I2 करंट आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये रहा हमारा जंक्शन, और जंक्शन से हम जानते हैं जितना करंट इन होगा उतना ही करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मीन्स इफ I1 एंड I2 करंट इज गोइंग इन इनकमिंग साइड, सो कह सकते हैं कि जो हमारा I3 होगा, इस I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि I1 करंट यहाँ से इन हो रहा है, फिर यहाँ से I2 करंट इन हो रहा है, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। यानी कि इधर भी I1 करंट जाएगा, दिस इज I1 एंड दिस इज I2। नाउ किरचॉफ्स लॉ के बारे में तो हमने बताया ही था आपको कि किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, जंक्शन रूल क्या होता है, वोल्टेज रूल क्या होता है। ऑलरेडी हमने जो है पिछले वीडियो में इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से बताया था, और कब हम लोग पॉजिटिव साइन को कंसीडर करते हैं, कब नेगेटिव साइन को कंसीडर करते हैं, इस चीज़ को भी मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया था अपने पिछले वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देखें, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं या फिर साइन को कैसे लेते हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर हम देखें इन क्लोज लूप, यहाँ पे 2 क्लोज लूप आपको दिखाई देगा। 2 क्लोज लूप देखिए कौन कौन सा लूप दिखाई देगा। पहला हमारा क्लोज लूप दिखाई देगा ABCDA, ये हमारा पहला क्लोज लूप हो गया, और दूसरा क्लोज लूप दिखाई देगा DCFED। ठीक है, तो 2 क्लोज लूप दिखाई देगा। इन दोनों क्लोज लूप के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्लोज लूप देखते हैं। इन क्लोज लूप ABCD, ठीक है, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, A से B जा रहे हैं, B से C आ गए, C से D आ गए, D से A आ गए। ठीक है, तो इन क्लोज लूप ABCDA। ठीक है, इस क्लोज लूप में हम देखते हैं जब हम A से B जाएंगे तो सबसे पहले क्या मिल रहा है, हमें EMF मिल रहा है, और इस EMF की वैल्यू कितनी है, 4 वोल्ट है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये जो 4 वोल्ट है ये पॉजिटिव EMF होगा या नेगेटिव EMF होगा। तो हमने बताया था कि तुम्हें ये देखना है कि किस टर्मिनल से आउटिंग कर रहे हो, यानी कि बाहर जा रहे हो। यानी कि जब हम A से B जा रहे हैं तो हमारा बाहर वाला टर्मिनल क्या मिल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है। ठीक है, और यदि ये नेगेटिव टर्मिनल होगा तो ये वैल्यू हो जाएगा -4 वोल्ट। ठीक, कहोगे सर माइनस क्यों, क्योंकि हम नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलते तो ये वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर किया जाता। फिर जब A से B आ रहे हैं तो रास्ते में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया। ठीक है, और ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें करंट कुछ इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो। देखिए ये जो है करंट का डायरेक्शन है, करंट फ्लो कर रहा है, और हम करंट के अपोजिट में मूवमेंट कर रहे हैं। हम किधर जा रहे हैं, A से B जा रहे हैं, और करंट B से A मूव कर रहा है। तो कह सकते हो कि दोनों ही डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, और जब दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे, इन दैट केस IR का वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी है, I1 है, और हमने 2 ओम रेजिस्टेंस लिया है तो 2I1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस यहाँ पे देखो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। जब हम B से C आ रहे हैं तो भी हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं,
करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि ये वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें भी I1 करंट है तो 6I1 हो गया प्लस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा कि नेगेटिव, जब हम 8 ओम रेजिस्टेंस के पास दबाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। हम इधर मूवमेंट कर रहे हैं क्योंकि हम A से B आए थे, B से C आए, C से D एंड D से A जाने वाले हैं, ठीक है। और करंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट है, तो कह सकते हो कि इधर करंट का डायरेक्शन और हमारा मूवमेंट दोनों ही एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। और जब दोनों मूवमेंट एक दूसरे के अपोजिट होगा तो इस कंडीशन में वैल्यू कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि +8 ओम आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। सॉरी 8 ओम नहीं है, इसमें हमारा I2 करंट है, I1 + I2 करंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि I3 का वैल्यू कितना है, I1 + I2, तो इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 + I2 = 0 हो गया, ठीक है। देखते हैं 2I1 + 2 एंड 6 मिलकर के हो गया 8I1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8I1 + 8 × 1 = 8I1 + 8I2 = +4, क्योंकि यहाँ -4 है, दूसरे साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा। और ये हम जानते हैं कि टोटल पोटेंशियल और ईएमएफ का सम हमेशा 0 होता है इन अ क्लोज लूप, इसलिए हमने = 0 दिखा दिया था, ठीक है। तो यहाँ देखो 8I1 और 8I1 मिलकर के कितना हो जाएगा, 16I1 हो जाएगा, 16I1 + 8I2 = 4 एंड दिस बिकम्स आवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये क्या मिल गया हमें, हमारा पहला इक्वेशन मिल गया। एंड in closed loop DCFED, ठीक है ना, DCFE एंड D है, FE और फिर क्या है, D है। इस क्लोज लूप में जब देखोगे तो आपको दिखाई देगा, जब हम D से C पर आ रहे हैं, जब D से कहाँ आए, C पर, तो हमें 8 ओम का रेजिस्टेंस मिला, ठीक है। तो 8 ओम का रेजिस्टेंस मिला, तो यहाँ पे IR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × I1 + I2, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं I1 + I2 करंट फ्लो कर रहा है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है, या इसका वैल्यू जो होगा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। जब हम D से C पर आ रहे हैं तो कुछ इधर ही आ रहे हैं, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इस क्लोज लूप की बात करें, DCFED, इस क्लोज लूप की यदि हम बात करते हैं तो इसमें हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ D से जा रहे हैं C पर, C से आए F पर, F से आए E और E से D, ठीक है। तो हमारा मूवमेंट ये रहा और करंट का डायरेक्शन भी यही है, तो हमारा मूवमेंट और करंट का डायरेक्शन दोनों सेम हो गया। और जब दोनों सेम हो जाएगा तो ये वैल्यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू कैसा हो गया, यहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। जब C से F आ रहा है तो कहीं पे भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं कर रहा है। जब F से E पर जा रहे हो तो यहाँ पे हमें रास्ते में मिला 1 ओम का रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, तो यहाँ पे मिल जाता हमें। अब देखते हैं ये साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। देखो जब आप F से E पर आ रहे हो तो कुछ इस डायरेक्शन में आ रहे हो, और करंट का डायरेक्शन भी यही है, यानी कि ये वैल्यू भी हमारा कैसा होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, यानी कि -1 और I2 है, तो 1I2 मतलब I2 ही लिख लेंगे, 1I2 लिखने की कोई आवश्यकता, 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे क्या 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट EMF है, और हम बाहर कैसे निकल रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से हम बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि +6 हो जाएगा प्लस। अब देखो इसके बाद में देखते हैं, जब हम E से D पर जाएंगे, ठीक है, जब E से D पर जाते हैं तो देख रहे हैं कि 4 ओम का भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो इस 4 ओम पे देखिए कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, 4, और यहाँ पे I2 है तो I2 हो गया। लेकिन फिर सवाल यही रहा कि इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इस 4I2 का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो जब हम E से जब D पे जा रहे हैं तो कुछ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और करंट का भी देखो डायरेक्शन सेम है, तो जब दोनों का डायरेक्शन जब सेम होगा तो ये वैल्यू भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी वैल्यू हो गया -4I2। अनसॉल्विंग इट, -8I1 -8I2 -I2 +6 -4I2 = 0, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी I वाले टर्म हैं इनको दूसरे साइड में भेजते हैं और 6 को यहीं रहने देते हैं, तो मिल जाएगा आपको 8I1, हाँ ठीक है, चलो 8I1 हो गया प्लस 8 1 9 9 4 13I2 = 6। चाहो तो इधर 6 लिखो, या फिर इसी को इधर ना लिख के चाहें तो इधर भी लिख सकते हैं, =6। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, ठीक है।
अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है क्लास 10th में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, फिर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा है। सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिनका इस्तेमाल मैंने बताया था कि हम अपने एवरीडे लाइफ में करने वाले हैं, ठीक है, और करते ही रहते हैं। फिजिक्स में जनरली लीनियर इक्वेशन का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है, एक I1 है, दूसरा क्या है I2 है। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और I1 एंड I2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। क्योंकि सर I1 I2 का वैल्यू फाइंड करना क्यों जरूरी है, यहाँ पर तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ है। तो इधर जब पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, इसका सेंस यह हुआ कि पोटेंशियल बराबर क्या होता है, V इक्वल्स होता है R इंटू आई। R का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 8 ओम, और इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 एंड I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो जब दोनों को जोड़ोगे तो I1 प्लस I2 हो जाएगा, यानी इस I का वैल्यू कितना आएगा I1 प्लस I2। तो यहाँ से हम क्या करते हैं I1 और I2 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और जैसे I1 I2 का वैल्यू निकला फिर तो हम पोटेंशियल बहुत ईजी फाइंड कर लेंगे। तो चलो देखते हैं। इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। बोलो सर मल्टीप्लाई करने की क्या आवश्यकता है। अरे यहाँ पे देखो ना, इधर वेरिएबल कितना है 16I1 है और इधर कितना है 8I1, कटने वाला नहीं है। अगर हम एलिमिनेशन मेथड के इस्तेमाल से सॉल्व करें तो कटेगा नहीं, इसलिए हमने क्या किया, पहले इसको इक्वल किया दोनों वेरिएबल को। तो यहाँ पे हो जाएगा 16I1 प्लस, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 26I2 इज इक्वल्स टू 2 से इसे मल्टीप्लाई करो 12 आ गया। और यहाँ पे देखो क्या है, हियर 16I1 प्लस 8I2 इज इक्वल्स टू 4। सब्ट्रैक्ट करते हैं सभी को, ये 16I1 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो 8 को जब माइनस करेंगे 26 में से, तो 16 में से 8 गया, 8 बच गया, यहाँ पे बचा 1I2 इज इक्वल्स टू, एंड 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 8। तो I2 इज इक्वल्स टू मिल गया 8/18 मीन्स 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18, यानी कि 4/9 एम्पियर हमें मिल गया I2 का वैल्यू, ठीक है। और जैसे ही I2 का वैल्यू मिला, इस I2 को क्या करो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके I1 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अनपुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। I2 का वैल्यू क्या करो, दूसरे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो। तो फर्स्ट इक्वेशन है क्या हमारा 16I1 लिख लिया, प्लस 8I2 है, तो I2 की जगह पे लिख लेते हैं 4/9 इज इक्वल्स टू 4। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं 16I1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 8 4 जा 32 मीन्स हियर 32/9, इधर प्लस है, दूसरा साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। मिला 16I1 बराबर 9 4 जा 36 माइनस 32, ठीक है। तो I1 इज इक्वल्स टू मिला 36 में 32 गया, 4 बच गया अपॉन 9 इंटू 16, क्योंकि यहाँ पे 16 जाके नीचे चला जाएगा। तो 4 से 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यानी कि मिल गया 1/36। ये मिल गया I1 का वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे इतना एम्पियर मिल गया, ये I1 का वैल्यू, ठीक है। तो एक वैल्यू मिला हमें, I1 का वैल्यू मिल गया 1/36 एम्पियर, और I2 का वैल्यू मिल गया इधर मिला I2 का वैल्यू 4/9 एम्पियर, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रख दो। तो यहीं पे लिखते हैं एज वी नो दैट V इज इक्वल्स टू होता है R इंटू आई। R का वैल्यू दिया हुआ 8 ओम, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है देखो, I1 प्लस I2 है, तो I1 के जगह पर I1 का वैल्यू रख दिया 1/36, अब प्लस I2 के जगह पे I2 का वैल्यू रख दो 4/9। और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, तो मिल जाएगा आपको V इज इक्वल्स टू 8 इंटू इसको 36 हो गया, 1 प्लस 9 4 जा 36, 4 4 जा 16 हो गया, यानी कि V इज इक्वल्स टू मिल गया 8 इंटू 17/36। 2 4 जा 8, या ऐसे लिखते हैं 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, यानी कि 34/9 वोल्ट। ये हमें मिल गया पोटेंशियल, ठीक है। यानी कि 8 ओम रेजिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा 34/9 वोल्ट। इसको चाहे तो आप पॉइंट में भी ला करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, ठीक है। तब तक नोट करो इसको और फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, चूँकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मैं छोटे छोटे पार्ट में ही वीडियो बनाता हूँ,
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल बताऊंगा आपको, उसका कंस्ट्रक्शन बताऊंगा, वर्किंग बताऊंगा। तब तक आप अपनी स्टडी जारी रखिए, किरचॉफ्स लॉ को पढ़ लीजिए, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करिए। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो उस क्वेश्चन को भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और देखो, स्कूल खुले या ना खुले, अपनी स्टडी बिल्कुल ही जारी रखें, क्योंकि स्कूल सिर्फ जाने से ही आपकी पढ़ाई नहीं होगी, हमें अपनी पढ़ाई खुद करनी होती है। क्योंकि कहा गया है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों, इसी चीज़ को देखते हुए आप अपनी तैयारी खुद से करें और ख़ुद आगे बढ़ते रहें, और मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपको कोऑपरेट करूंगा और आप भी अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ें, ठीक है गाइस। तब तक के लिए विदा लेते हैं, थैंक यू।